हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 9th का जो सामाजिक विज्ञान का ये पेपर हुआ है, हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 यूपी बोर्ड, और जिसका की पूर्णांक 70 है। किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं और आइए इसको चेक कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पेपर है। समय 3 घंटा। देखिए यहाँ पे पहला खंड जो बहुविकल्पी है OMR बेस्ड है, जिसमें 4 विकल्प हैं। एक विकल्प आपका राइट होगा, OMR पे आपको कलर करना है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या है आया हुआ है, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। तो देखिए फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, अर्थात एक क वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या आया है, फ्रांस के शासक लुई 16वें को फांसी पर कब चढ़ाया गया। तो जो फ्रांस का शासक है वो 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई थी। 1793 ईस्वी, अर्थात एक क वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब दूसरा देखिए क्या आया हुआ है, भारत किसके साथ सीमाएं साझा नहीं करता। बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, म्यांमार। तो मालदीव जो है वो चूंकि समुद्री स्थल है वहाँ पे, तो मालदीव भारत के जो है सीमा के साथ वो साझा नहीं करता। एक ख वाला आपका विकल्प राइट हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होता है। घ वाला आपका राइट हो जाएगा। गोवा के दक्षिणी में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है। वो उसको कंकड़ बोला जाता है, कंगड़, कन्नड़, कन्नड़। ख वाला आपका राइट हो जाएगा, 5वें का ख। अगला देखिए 6वां, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी को माना जाता है। ये आपका ख वाला राइट हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न है 7वां वाला, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है उसको तो प्रायद्वीप कहा जाता है। तो 7वें का ख वाला आपका राइट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आए हैं। देखिए बुलर झील किस राज्य में पड़ता है। बुलर झील आपका जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। तो इसमें जो विकल्प है आपका ए क वाला आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 9वां, निम्न में भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी गंगा नदी होती है। ग वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए गंगा कार्य योजना कब प्रारंभ हुआ। तो इसका विकल्प यहाँ पर आप देखें 4 विकल्प दिया है। गंगा कार्य योजना 1985 ईस्वी में शुरू हुआ था। एक का वाला आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 11 देखिए, डेमोक्रेसी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। ये किस भाषा में है। यूनानी भाषा में है। एक ख वाला आपका राइट हो जाएगा। 12 देखिए, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया जाता है। भारत में जो है ना लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है। यहाँ जनता की सरकार जनता द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है। ख वाला आपका राइट है। प्रश्न 13 देखिए, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। ये अब्राहम लिंकन का कथन है। अब्राहम लिंकन का कथन है। घ वाला आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 14 देखिए, यहाँ पर रंगभेदी नीति या रंगभेद विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका किस अफ्रीकी नेता ने। नेल्सन मंडेला जी थे। ख उसके विरोध में नेल्सन मंडेला ने ये बात इसके विरोध में थे। ख वाला राइट। प्रश्न 15 देखिए, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा ग वाला आपका राइट। पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया क्या है। तो पालमपुर गांव में सबसे ज़्यादा कृषि की खेती पर लोग आधारित होते हैं। ये आपका ख वाला राइट हो जाएगा। 17 देखिए, निम्न में अस्थाई पूंजी का भाग है। अस्थाई पूंजी में औजार भी आता है, मशीन भी आती है। तो इसमें क और ख दोनों यानी ग वाला आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 18 देखिए, मत्स्य पालन और खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मत्स्य पालन और खनन ये प्राथमिक क्षेत्र का क्राइटेरिया होता है। क वाला आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 19 देखें 19, भारत में 2011 के अनुसार साक्षरता दर। देखिए भारत में 2011 के अनुसार जो साक्षरता दर था वो 74.04% था, लेकिन यहाँ इस विकल्प में चूंकि उसके नियरेस्ट ख वाला 73 दिया है, तो ख वाले को हम राइट मान लेंगे। प्रश्न 20वां देखिएगा, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। वैसे मेनली बेरोजगारी 2 प्रकार की होती है, मौसमी और प्राक्षण बेरोजगारी। तो एक ग वाला आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे क्लास 9th सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है और
अब लघुत्तरी का पहला प्रश्न आप चेक पारिए। देखिए, भारतीय कृषि में हरित क्रांति की 3 उपलब्धियां बताना है, उपलब्धियों के बारे में लिखना है। देखिए, हरित क्रांति क्या होती है? कृषि के क्षेत्र में नए नए उन्नतशील बीज, खाद, यंत्रों का प्रयोग करके अपनी उपज को अधिक से अधिक बढ़ाना हरित क्रांति कहलाता है। तो जब से ये हरित क्रांति आई, तब से तमाम उपलब्धियां हम भारतीय हासिल करते गए हैं। जैसे ग्रीन हाउस जो तमाम हानिकारक गैसें होती हैं, जो खतरे की घंटी हमारे लिए बन रही हैं, कहीं न कहीं धरती का जो वैश्विक टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तो ग्रीन हाउस गैसें जो CO है, CO2 है, इनमें थोड़ा सा कमी आई है, इनकी वृद्धि में कमी आई है, इनके उत्सर्जन में। सेकेंडली ये होता है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य उत्पादन बढ़ते चले जा रहे हैं। अगला ये होता है कि प्रतिकूल जो मौसम होते हैं उसमें भी हम फसल पैदावार कर रहे हैं, बेमौसम के मौसम में। क्यों? क्योंकि नई नई फसलें, नई नई किस्में हमने डेवलप किया है। ठीक, तो इस तरह से फिर अगली उपलब्धि ये है कि जहाँ पहले अंधाधुंध वनों की कटाई होती थी, तो जब से ये हरित क्रांति आई है, तो थोड़ा सा इस पे अंकुश लगा है, लगाम लगा है, शासन भी टाइट हुआ है। फिर इसके ऑप्शनल में एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रांसीसी समाज को कितने स्टेटों में बांटा गया है, राज्यों में बांटा गया है। तो फ्रांसीसी जो सोशल है, समाज है, उसको 3 स्टेट में बांटा गया है। एक होता है पादरी वर्ग, दूसरा होता है कुलीन वर्ग, और तीसरा होता है आम जनता के लोग, आम लोग जिसमें निवास करते हैं, ऐसे स्टेट होते हैं 3। क्वेश्चन नंबर सेकेंडली आइए। सेकेंडली ये बोल रहा है कि लोकतंत्र का अर्थ बताते हुए परिभाषित कीजिए। देखिए, लोकतंत्र, लोक धन तंत्र, लोक माने जनता का, तंत्र माने शासन। जहाँ जनता का शासन चलता है ना, उसको लोकतंत्र कहा जाता है। जनता की सरकार, जनता द्वारा जनता के लिए, जैसा कि लिंकन साहब ने बोला था। तो जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है अपनी बातों को रखने का, और लोकतंत्र में हम क्या करते हैं, अपने इच्छानुसार प्रतिनिधि का चयन करते हैं अपना मत दे करके। ठीक, और लोकतंत्र हमें क्या कहता है, हमें हमारे लिए हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण देता है। फिर अगला प्रश्न देखिए आया है, ये सेकंड का, अथवा में उत्तरी मैदान में बहुत सघन जनसंख्या है, कारण लिखिए। देखिए, उत्तरी मैदान की बात हम करते हैं तो उत्तरी मैदान में तमाम जो नदियां, जैसे कि गंगा नदी सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो गंगा नदी प्रवाहित होती है और तमाम ये जलोढ़ मिट्टी को बहा बहा करके उसको उपज को बढ़ा देती है। गंगा नदी तो है ही, तो जलोढ़ जो मृदा आती है जल प्रवाह के साथ आती है। इससे क्या होता है, हमारे फसलों की उत्पादकता बढ़ जाती है और आजीविका के एक साधन होती है। अब जानते ही हैं, जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ होगी, जहाँ पे पानी रहेगा नदियों के किनारे, वहाँ पे जनसंख्या बसेगी और कृषि कार्य अधिक से अधिक करेंगे, तो जनसंख्या की सघनता तो रहेगी ही रहेगी। फिर अगला प्रश्न पूछा है तीसरा, देखिए, मौसमी और प्राच्छन बेरोजगारी में क्या अंतर होता है? मौसमी और प्राच्छन बेरोजगारी, देखिए, मौसमी बेरोजगारी का मतलब कि जैसे साल भर कोई काम चल रहा है, तो कोई काम चल रहा है, उसमें जो श्रमिक लगे हुए हैं उनको तो काम मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे महीने होते हैं वर्ष में कि उनको काम ही नहीं मिल पाता, तो वो काम से वंचित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो होता है ना सिस्टम, इसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। वहीं प्राच्छन बेरोजगारी क्या होता है? प्राच्छन बेरोजगारी का मतलब कि एक ऐसा सीजन आएगा, एक ऐसा महीना आएगा जिसमें ढेर सारे लेबर लपट जाएंगे, फिर वो काम खत्म हो जाएगा, फिर बेरोजगारी। तो जैसे कृषि उर्षि, खेती की बारी की काम आता है, गेहूं या धान की फसलें जब हम बोते हैं तो उसमें ढेर सारे लेबर, इतने अधिक लेबर चले जाते हैं कि फिर बाद में वर्क नहीं मिल पाता काम। अगला प्रश्न है अथवा में, बांगर और सादर दिया है, खादर होगा, खादर। बांगर और खादर में क्या डिफरेंस है? देखिए, बांगर और खादर 2 शब्द है। तो खादर का मतलब कि वह क्षेत्र जहाँ पे जो मिट्टी होती है काफ़ी उपजाऊ होगी, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है कि ये जो हमारी मृदा होती है, ये कह लें तो ये जो समतल भूमि होती है जहाँ से
पानी के द्वारा ये कण मिट्टी जो उपजाऊ कण होती है बह बह करके आती है और जलोढ़क मिट्टी बन जाती है। उसमें पत्थर कंकड़ पत्थर नहीं होते, उसमें उपजाऊपन वाले मिट्टी होते हैं जहाँ पे पैदावार अधिक होती है। और वहीं जब हम बांगर की बात करते हो, खादर है, बांगर में उपज उतना नहीं हो पाता क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों से आती है मिट्टी, और उन मिट्टी में जानते हैं वो कंकड़ पत्थर होते हैं, जिसके वजह से हमारी फसलें उतना उत्पन्न नहीं हो पाती। तो ये अंतर है। प्रश्न 4 देखें। प्रश्न 4 का आया हुआ है, यहाँ पे ये बोल रहा कि लोकतंत्र के गुण एवं दोषों पर विवेचना कीजिए। देखिए, हमारा जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब जनता की सरकार, ठीक। और लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है अपनी बातों को रखने का। सब स्वच्छंद हैं। लोकतंत्र हमारी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में नागरिकों को उसके हितों की रक्षा होती है, उसके हितों की समानता होती है और समानता का अधिकार होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में चाहे गरीब हो, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, और दूसरी ओर एक अमीर व्यक्ति हो और शिक्षित लोग हो, तो ये ऊंच नीच की खाई बराबर होती है वहाँ लोकतंत्र में। ये उसके गुण होते हैं। लेकिन इसमें दोष ये होता है कि लोकतंत्र में कभी-कभी ये देखा जाता है ना कि ढेर सारे धन का अपव्यय होता है, धन का दुरुपयोग होता है, भ्रष्टाचार होता है और इसमें नेता बदलते रहते हैं, इसलिए अस्थिरता हम कह सकते हैं इसमें पाई जाती है लोकतंत्र में। ऑप्शनल यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, ऑप्शनल, कि संविधान सभा से क्या समझते हैं? जब संविधान सभा की बात आती है, देखिए, तो हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में संविधान का एक प्रारूप या मसौदा तैयार करने वाली एक सभा बैठाई गई थी जिसको संविधान सभा कहते हैं, और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्वयं थे। और 26 जनवरी सन 1949 को संविधान सभा को स्वीकारा गया, सब लोग उस पर हस्ताक्षर किए, तब से ये माना गया है। बैठक में जो भी वहाँ पे हुआ था सब लोगों ने इसे मान्यता दिया और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो ये प्रश्न है। देखिए, अब यहाँ से देखिए, ये विस्तृत उत्तरी विवरणात्मक प्रश्न है और फ्रांसीसी क्रांति के उत्तरदायी कारण और इसके प्रभाव का जिक्र करना है, इसको आप देखेंगे। अथवा में मानव पूंजी निर्माण से क्या समझते हैं, किस प्रकार मानव पूंजी निवेश भौतिक पूंजी के समान माना जाता है। दूसरा है कि भारत के भौगोलिक विविधता को कितने भागों में बांटा गया, विस्तार से इसकी विवेचना करना है। इसके बाद अगला तीसरा है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर बताते हुए जैव विविधता बाहुल्य क्षेत्र क्यों है यह। और चौथा क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाकलाप किसे कहता है, इसे कितने क्षेत्रों में बांटा गया आर्थिक क्रिया। और अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी के कारण तथा इसे दूर करने के उपाय। पांचवां है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय जो देशांतरीय विस्तार होता है 82 अंश और 30 डिग्री पर, तो भारत का मानक यमोत्तर चुना गया है, किस राज्य से गुजरता है, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना है। और 6 है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला को कितने भागों में बांटा गया है, डिटेल में इसको समझाना है। अथवा गैर लोकतांत्रिक देशों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ से देखिए, ये प्रश्न है, इनको आपको देखना है। मानचित्र का क्वेश्चन है, भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत में गुजरात है, 8 राज्य होते हैं, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड है और त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ से जो मिजोरम है, यहाँ से होकर के कर्क रेखा जो है गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, इसको नक्शा में दर्शाना है। भारत के किन्हीं यहाँ पर देख रहे हैं किन्हीं 4 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम। तो कोई भी आप दे सकते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, ये सब होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गारो और खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ को चिन्हों द्वारा, तो गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ियाँ होती हैं मेघालय में पाई जाती हैं, उसको भारत के नक्शा में चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। महानदी को चिन्ह द्वारा दर्शाना है। महानदी छत्तीसगढ़ से होती हुई उड़ीसा में जाती है और उड़ीसा से फिर लास्ट में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, उसको दर्शाना है। इसके बाद आगे थोड़ा संसद भवन कहाँ स्थित है, संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद फ्रांस को मानचित्र में दर्शाना है। फ्रांस जो देश होता है, ब्रिटेन, ये विश्व के मानचित्र में आप दर्शाएंगे। रूस को विश्व के मानचित्र में दर्शाइए इस चिन्ह से। ऑस्ट्रेलिया को दर्शाना है इस प्रकार के संकेतों से के प्रयोग से। सो वेरी वेरी थैंक्स।